कहीं भी हो वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं, मेरी आँखों में अश्कों के समंदर मुस्कुराते हैं। वाह! क्या बात है, क्या बात है। वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबाँ ऐसे, मैं जिनको चूम लेता हूँ। वो पत्थर मुस्कुराते हैं, मैं जब तल्लीन होता हूँ, खुदा बाहों में भर लेता। तसव्वुर में मेरे हर रोज़ शंकर मुस्कुराते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनका तवारुफ कराने से पहले उन्हीं का एक शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ। अब सुकून में दिन बिताना एक चुनौती हो गया, दिल कहीं उलझा हमारा और जख्मी हो गया। बस ज़रा सी बात पे हम पर हुए लाखों सितम, दिल हमारा आजकल बदनाम बस्ती हो गया। जी हाँ, पिछले 40 बरसों से ऐसे ही बेहतरीन शेर व शायरी और गज़ल कहने वाले देश के जाने माने गज़लकार, गीतकार श्री कमलेश श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी सैकड़ों रचनाएं देश की जाने माने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, साथ ही साथ 3 गज़ल संग्रह भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। तो आज सुनेंगे कमलेश जी के मन की बात और 40 बरसों के इस सफ़र के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे और इस खास धन्यवाद कार्यक्रम दीपेश जी, बहुत शुक्रिया। सर, शुरुआत से ही शुरू करते हैं और बात यही कि कैसे लिखने पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ? प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले थे और ये सिलसिला कहाँ से, कब से, कैसे शुरू हुआ? मैं सिरोंज ज़िला विदिशा से हूँ। मूलतः लिखना पढ़ना जो है वो लगभग बचपन में शुरू हो गया। दरअसल मेरे एक मामा जी कुछ कविताएं किया करते थे और वो कविताएं लिख लिख कर नाना जी को सुनाया करते थे। उससे मुझे कहीं प्रेरणा मिली और मैंने टूटा फूटा लिखना शुरू किया 5-6 साल की उम्र से, जो धीरे धीरे एक वो शौक़ के साथ साथ एक पैशन बन गया। और कॉलेज आते आते और सर्विस में आते आते 80 के बाद तक ये एक बाकायदा मेरा लेखन शुरू हुआ। पहले कविताएं लिखते रहे, जो नई कविता का दौर था, बहुत सारी वो लिखते रहे। फिर गीत की तरफ मन आकर्षित हुआ। वो उम्र जो होती है नई उम्र, उसमें श्रृंगार के गीत वगैरह वो चलते रहे। लेकिन 80 के बाद 85 आते आते मुझे गज़ल ने कहीं इस कदर मोह लिया, ये कहिए कि मैं ज़्यादातर अपनी जो जज्बात हैं वो गज़ल में पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो और फिर गज़ल के साथ साथ दोहे। दरअसल दोहे गज़ल का ही हिंदी रूप है, अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा। वो भी 2 पंक्तियों की एक पूरी कविता होती है और गज़ल का शेर भी 2 पंक्तियों की एक पूरी कविता। बिल्कुल, एक पूरी दास्तान होती है। तो सर, थोड़ा-सा हम वापस से पीछे चलते हैं। आमतौर ये किस सन की आपने बात बताई जब आपने लिखना शुरू किया था? अ, जब मैं कॉलेज में था तो 76 में कॉलेज आया, उसके बाद से नई कविता लिखना शुरू हो गया था। जी, उसके पहले बचपन में जब आपने लिखा था, हमें थोड़ी-सी दिलचस्पी इसलिए क्योंकि आमतौर पर उस उम्र के या उस दौर के बच्चे लिखने पढ़ने के शौकीन तो कम से कम नहीं हुआ करते थे इस कम एज में। तो जब आपने लिखा, घर वालों को पता चला, क्या रिएक्शन था या फिर मामा जी का क्या रिएक्शन था? नहीं, बड़े खुश हुए। मामा जी बहुत खुश हुए, नाना जी बहुत खुश हुए, माता पिता भी खुश हुए और उन्हें लगा कि भाई इसके अंदर एक कोई ख़ास गुण है। तो बस वो इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। और लोग बहुत सारे बचपन में जो दूसरे शौक़ होते हैं बच्चों को, उसकी बजाय मुझे इस तरफ मेरा मन ज़्यादा। तो क्या लिखते थे उस समय, आपने क्या लिखना शुरू किया? वो शुरू में तो कुछ टूटा फूटा, जिसका क्या फॉर्मेट है हमें पता नहीं होता था, वो लिखते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समझ आई और पढ़ा, बच्चन जी का बहुत सारा साहित्य पढ़ा, निराला जी को पढ़ा, पंत जी को पढ़ा और आपके जो है गद्य में शरद चंद्र को पढ़ा। जब इस तरह से तो फिर वो जो सोच थोड़ा थोड़ा सा विकसित होता रहा, तो फिर कहीं कुछ फॉर्मेट में लिखने की कोशिश हुई। मैं वही जानना चाह रहा था कि फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली या एकलव्य जैसे आप खुद से ही आप सीखते कह रहे? सकते हैं, हाँ, हाँ। आप कह सकते हैं। जैसे पहले तो दुष्यंत जी को जब पढ़ते रहे तो गज़ल ने बहुत आकर्षित किया। उसके बाद मेरा बहुत सौभाग्य कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब का मुझे
सानिध्य मिला। ये कैसे हुई जान पहचान मुलाकात ये? बशीरबंद साहब से तो जब मेरी पहली किताब वक्त के सैलाब में उसका प्रकाशन हुआ, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मेरे गांव छोटे से पचौर आकर के और इसका विमोचन करें। अच्छा, फिर? तो वो बड़े सहर्ष तैयार हुए और अपने साधन से, अपनी गाड़ी से वो पचौर आए और उन्होंने मेरी पहले काव्य संग्रह का 2001 में वक्त के सैलाब में गज़ल संग्रह, उसका उन्होंने विमोचन किया और खूब तारीफ़ें की, जिसके लायक शायद वो किताब नहीं थी, लेकिन उनका प्रेम मिला। तो जहाँ तक उस्ताद की बात है, मैंने जब उनसे ही कहा एक बार फ़ोन पे कि दादा आप मुझे कुछ सिखा दें, आप मेरे उस्ताद बन जाएं, तो वो बड़े मजाकिया भी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तू मुझे अपनी शागिर्दी में ले ले। अरे इस तरह से हाँ, वो सिलसिला चलता रहा। फिर बाद में जो देश भर के बड़े बड़े गज़लकारों को पढ़ा, सुना, इस तरह से फिर उसको अपने आप ही तराशने की कोशिश की, जो खामियां थी उन्हें निकालने की कोशिश की। और लेकिन कहन और कच्छ जज्बात वो मेरे अपने। मुझे ऐसा लगता है दीपेश जी कि अगर आप जब किसी उस्ताद के अधीन होते हैं ना, तो आपके ऊपर उसकी छाप आ जाती है और आपकी जो भी कथन है उस पर कहीं ना कहीं उसका अक्स दिखाई देता है। मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं है। तो अच्छा है, बड़े लोग जो आज बड़े बड़े गज़लकार उनके सामने रखता हूँ, तो उनका जो थोड़ा बहुत प्रेम और स्नेह मिल जाता है मेरे लिए, वो पारित हो सके। बिल्कुल, मैं यही गुजारिश करने वाला था सर से जी, कि जी, जी। जो शुरू में कोई बहुत आपका जो पसंदीदा रहा हो देखिए शुरुआती दौर का। जो मुझे अभी ख्याल आ रहा है कि कहीं भी हों वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं, कहीं भी हों वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं, मेरी आँखों में अश्कों के समंदर मुस्कुराते हैं। वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे, वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे, मैं जिनको चूम लेता हूँ वो पत्थर मुस्कुराते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं जिनको चूम लेता हूँ वो पत्थर मुस्कुराते हैं, मैं जब तल्लीन होता हूँ खुदा बाहों में भर लेता, मैं जब तल्लीन होता हूँ खुदा बाहों में भर लेता, तसव्वुर में मेरे हर रोज़ शंकर मुस्कुराते हैं। और फिर इसमें शेर आता है कि कभी जब बन संवर के तुम कहीं बाहर निकलती हो, कभी जब बन संवर के तुम कहीं बाहर निकलती हो, मेरी आँखों के शर्मीले कबूतर मुस्कुराते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सर किनको ख्याल में रखकर आपने लिखी थी ये गजल? दरअसल लोग मुझसे पूछते हैं ये, हाँ, बहुत सारी रूमानी गज़लें हैं जो केवल रूमानी हैं, जैसे सामने बैठी रहो तुम एक गज़ल हो जाएगी, ज़िंदगी मेरी यकीनन अब सफल हो जाएगी। तो लोग पूछते हैं, खुशबुएं तेरे बदन की बांध कर ले जाऊंगा, मुश्किलें सारी मैं तेरे नाम पर ले जाऊंगा, तुम फ़कत मुझसे बिछड़ने का इरादा छोड़ दो, हौसला रखो मैं तुमको अपने घर ले जाऊँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। दरअसल जब लोग ये पूछते हैं कि भाई आखिर कौन है, किसके लिए आप लिख रहे हैं, जवाब मेरा ये है जो मैं आपको भी बताऊं कि मन में एक पूरा कल्पना लोक होता है और उसमें कहीं एक जो प्रेम नगर हमारा बसा हुआ है, उसी में एक कल्पना की सुंदरी कह सकते हैं आप, कल्पना की प्रेयसी कह सकते हैं, जो बाहर कहीं है कि नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन वो है अंदर। तो ये सारी गज़लें और सारे रूमानी शेर जो भी हुए हैं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे उस आंतरिक प्रेयसी के लिए कहे गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है आपने। सर, पहला मंच याद है? जी, पहला मंच तकरीबन 84-85 में एक छोटा सा कवि सम्मेलन हुआ। मैं नरसिंहगढ़ में उस समय हुआ करता था वहाँ पर, और वहाँ पर मैंने अपनी गज़लें पढ़ी। उसके पहले मेरी गज़लों का सिलसिला शुरू हो चुका था।
तो ये सर लिखते थे, कहीं प्रकाशित होती थी रचनाएं, कहाँ कहाँ हुई? जितने आसपास के अखबार थे, भोपाल से जो निकलते थे, इंदौर से जो निकलते थे, उज्जैन से जो निकलते थे, उनमें मेरी गज़लें प्रकाशित होती थीं, गीत प्रकाशित होते थे, कविताएं प्रकाशित होती थीं। दिल्ली से जो पत्रिकाएं निकलती थीं, इवन के उस ज़माने की जो सरिता मुक्ता, उनमें भी मेरी कविताएं छपीं। और ये सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा। ये तब तक चलता रहा जब तक वो सोशल मीडिया ना आया। सोशल मीडिया के आने के बाद फिर ऐसा लगा कि ये जो सोशल मीडिया का मंच है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचता है। और अखबार अगर भोपाल का से प्रकाशित हुआ है तो भोपाल रीजन तक रहेगा, तो ये इससे देश दुनिया तक कविताएं पहुंचती हैं। तो आजकल गज़लें जो मैं गज़ल दोहे आजकल फेसबुक पर बहुत डालता हूँ, और वो लोगों का अच्छा उसमें। कुछ दोहे हो जाए सर। सर, रसायन शास्त्र से एमएससी चल रही थी और गज़लें भी लिखी जा रही थी, तो वो दिमाग में कौन सा आपका केमिकल लोचा होता था? सर, रस और रसायन ये है। हालांकि ये तो केवल एक जुमला है। पढ़ाई अपनी जगह थी, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि एक जो कल्पना लोक था और एक जो संवेदनशील मन था, ये दोनों चीज़ें जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उससे बड़े गहरे प्रभावित होता हूँ। और उसकी वजह से एक जो मन में गुबार उठता है, भावनाओं का एक ज्वार अंदर उठता है, उसको मुझे शब्द देने के लिए, या तो मैं गज़ल कहूँ, या मैं दोहे कहूँ, या मैं कविता कहूँ, तो मुझे लगता है कि गज़ल के होंठों पर मैंने वो सारे तासुरात रख दिए जो मैंने देखा, सोचा, समझा, पाया, खोया, भोगा। तो ये शासकीय सेवा में जाने का कैसे है? शासकीय सेवा का तो देखिए ऐसा है कि हम लोगों के जिस वक्त हम लोग पढ़कर निकले, तो ये होता था कि भाई नौकरी करना है कहीं ना कहीं, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो बस उस सिलसिले में जब जगह जगह इंटरव्यू दे रहे थे, जहाँ सर्विस लग गई वो कर ली। हाँ। उस समय ये नहीं था कि फुल टाइम मुझे गोल नहीं था, गज़लकार बनना है। कोई ऐसा गोल नहीं था, और ऐसा नहीं था कि फुल टाइम शायर बनना है, हाँ। और या उसको प्रोफेशन बनाना जी है। जी जी, ऐसा जी। कुछ नहीं, ये मन में नहीं ये आई। मन में नहीं था, उतनी समझ भी नहीं थी। उस समय का क्योंकि वो दौर बहुत कम बिल्कुल उम्र अलग में था। ये चीज़ें हुई, तो उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। और दूसरा ये है कि ऐसा कोई गाइडेंस नहीं होता था। उस समय नहीं मिल पाता। अब आज ये जो कंप्यूटर का ज़माना है, इसमें आज के बच्चों को बहुत कुछ मिलता है। ये उस दौर के हर युवा ने इसको महसूस किया। उसके लिए जीवन में अगर अधूरापन रहा तो वो इसकी बड़ी वजह यही रही। फिर आगे बढ़ते हैं सर, गज़लें लिखना शुरू हो गई। पहली जब प्रकाशित हुई आपकी पुस्तक, वो वाकया सुनाइए थोड़ा। वो सर बड़ा खुशगवार वाक़या है। आज भी ऐसा लगता है कि आज ही हुआ है। बरसों तक एक एक करके गज़लें कहते रहे। फिर जब वो हो गई कि ऐसा लगा कि इसकी किताब छपना चाहिए। 111 गज़लों की किताब, जैसा मैंने आपको शायद अभी पहले बताया कि डॉक्टर इसाक अश्क साहब मेरे मित्र थे शुजालपुर में, तो उन्होंने वो एक समांतर पत्रिका निकाला करते थे, उसमें मेरी गज़लें और कविताएं छपा करती थी। उन्होंने ही मेरी पहली किताब गज़ल संग्रह का छापने का बीड़ा उठाया, और समांतर प्रकाशन के तहत पहला गज़ल संग्रह वक्त के सैलाब में प्रकाशित हुआ। और फिर उसका विमोचन, जैसा मैंने अर्ज़ किया, डॉक्टर साहब ने, बशीर बद्र साहब ने किया, और वो एक बहुत खुशगवार पल थे। उसके बाद अनेक बार ऐसा होता रहा कि मैं ये बड़ी बड़ी जो शख्सियत थी। ऐसा कोई वाकया सुनाइए जब मंच पर हो आप, और आपके जिनको आपने माना हो, जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हो, जो आपके पसंदीदा हो, उनके साथ कभी कोई मौका मिला? देखिए, एक वाकया सुनाता हूँ मैं। यहाँ भोपाल में हिंदी भवन में एक कार्यक्रम था, और उसमें डॉक्टर बशीर बद्र साहब, डॉक्टर पद्मश्री नीरज जी, और इनके साथ साथ 15-20 कवि थे। वहाँ मैं नाचीज़ भी बैठा हुआ था। तो जब मेरा नंबर आया, मुझे बुलाया गया, तो मैंने 2 गज़लें पढ़ी, और उसके बाद में वापस आ गया। तो मेरे भाग्य से, सौभाग्य से कुछ क्लैपिंग हुई और मुझे दोबारा बुलाया गया।
जब मैं दोबारा मंच पर जाकर खड़ा हुआ तो नीरज जी ने मुझसे ये कहा, कमलेश वो शेर फिर सुनाओ यार जो तुमने अभी सुनाया। अरे वाह, क्या बात है। तो ये मेरे लिए एक पारितोषिक से, हाँ, एक कि इससे बड़ा पुरस्कार से अवार्ड कम कुछ नहीं था ही है। नहीं था, इससे बड़ा अवार्ड कुछ हो ही नहीं लोगों सकता। ने कहा भी कि नीरज जी अगर किसी को कहें, फिर उनका बहुत स्नेह मिला। पलाश होटल में बैठकर उन्होंने एक एक घंटे तक मुझे उनके दोहे सुनाए। उन दोहों की किताब बाद में आई है, उन्होंने मुझे पहले वो दोहे सुनाए। तो इस तरह वो शेर याद है मंच का जो? बिल्कुल, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी सुने जो नीरज जी की पसंद थे, भला हम वो शेर कैसे छोड़ सकते हैं। जी सर। वो गज़ल कुछ यूँ थी कि उनको हमसे प्यार नहीं है क्या मुश्किल है, उनको हमसे प्यार नहीं है क्या मुश्किल है, हालांकि इनकार नहीं है क्या मुश्किल है। उनको हमसे प्यार नहीं है क्या मुश्किल है, हालांकि इनकार नहीं है क्या मुश्किल है। अपने पन की रजनी गंधा महक रही है, रिश्तों का कचनार नहीं है क्या मुश्किल है। और वो शेर जिस पर मुझे मीर जी की दाद मिली कि दोनों अपनी अपनी हद में खड़े हुए हैं, दोनों अपनी अपनी हद में खड़े हुए हैं, कोई भी दीवार नहीं है क्या मुश्किल है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कुछ सफ़र रहा है, चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। और गज़ल की 3 किताबें मेरी। हालिया कुछ जो आपने लिखा हो बढ़िया, जो आपके मन के करीब हो, दिल के करीब हो, वो सुनाइए सर हमारे दर्शक। देखिए कुछ जो मैंने आपको अर्ज़ किए शेर, और मैं एक आज के इंसान को क्या चाहिए, आज के इंसान को क्या चाहिए, एक दूजे का भरोसा चाहिए, प्यार से दुश्मन बुलाए अगर कभी मुस्कुरा के पास जाना चाहिए। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है दोस्तों, सिर्फ जीने का सलीका चाहिए। तो थोड़ा सा और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो वो दौर जब था तो शादी सरकारी जॉब लगने के बाद हुई या गजलकार के तौर पर गया था रिश्ता? यहाँ कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। मैंने प्रेम विवाह किया। अरे वाह, क्या बात है। और मेरी पत्नी कॉलेज में प्रोफेसर थी, वो भी रिटायर हो गई हैं। वो केवल एक ईश्वरीय संयोग था कि उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने अब तक मुझे संभाला हुआ है। 3 बार मुझे हार्ट अटैक आ चुके हैं, और इस तीनों बार वो मुझे यूँ कहिए कि बचा बचा कर वापस ले आती हैं। ये असली जीवन संगिनी है आप। नहीं नहीं, वाकई बहुत बड़ी बात है ये। तो आपकी पहली श्रोता तो श्रीमती जी रहती हैं, उनको सुनाते हैं आप या नहीं सुनाते हैं? सुनाते थे। अब देखिए समय बदल जाता है, लेकिन जब वो प्रेयसी थी विवाह के पहले, तो हाँ उनके लिए कुछ कहा गया। वो सर हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। एक गीत था जो मुक्ता में छपा था उस वक्त, तो ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए कहा गया था कि सपने तुम, उनको जब मैं छोड़कर आ गया, वो कहीं और थी और मैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर आ गया, यहाँ बैठ कर के वो गीत हुआ कि सपने तुमको आते होंगे, उन प्यार में डूबी बातों के, उन रस बरसाती रातों के, उन फूलों के उन पातों के, हाथों में उलझे हाथों के, आकर के तड़पाते होंगे, सपने तुमको आते होंगे। सर और सुनने की इच्छा हो रही है। और कुछ आपको मैं शेर ये सुना दूं कि सामने बैठी रहो तुम, एक गज़ल हो जाएगी, ज़िंदगी मेरी यकीनन अब सफल हो जाएगी, छाह दे दो गेसुओं की तुम मेरे एहसास को, ज़िंदगी भर की पहेली आज हल हो जाएगी। और इसमें एक शेर था कि आंसुओं की झील से रिश्ते बना लोगे अगर, आंसुओं की झील से रिश्ते बना लोगे अगर, आपकी मुस्कान भी खिलता कमल हो जाएगी। और 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको कि न जाने क्या हुआ अब ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती,
न जाने क्या हुआ, अब ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। नदी बहती है रिश्तों की, मगर मीठी नहीं लगती। वो जो कुछ रोज़ से दिल के मोहल्ले में नज़र आते, है उनकी शख्सियत अच्छी, मगर गहरी नहीं लगती। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारा और लहरों का। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारा और लहरों का। किनारे पर हमारे प्यार की कश्ती नहीं लगती। सर, पहला अवार्ड? यूँ छोटे मोटे अवार्ड तो मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ ख़ास जो मुझे याद आता है कि भोपाल में जन परिषद के तत्वाधान में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में शारदा सम्मान पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान केसरी नाथ जी त्रिपाठी के कर कमलों से प्राप्त हुआ, और वो एक सुखद याद है। बाकी और जो जहाँ पर थोड़ा बहुत सम्मान, तो क्या सम्मान, तो जो लोगों का प्रेम है, जो लोग हमें अगर दो शेर सुन कर के वाह जिसके मुंह से निकल जाए, या फेसबुक पर कोई एक शेर पढ़ के कोई कुछ ख़ास टिप्पणी कर देता है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कोई सम्मान और पुरस्कार नहीं। सर, अभी क्या सोच रखा आगे के बारे में? अब तो जैसा कि मैंने बताया कि रिटायर हो गया हूँ, तो अब जो बाकी जीवन है वो गज़लों को समर्पित है। दरअसल मैं गज़ल कहता या लिखता नहीं हूँ, मैं गज़ल में जीता हूँ। और जैसे हम और आप बैठे हैं तो भी मेरे लिए गज़ल का मैटर है। और अगर मैं बाहर से आ रहा हूँ और रास्ते में कोई घटना दुर्घटना होती है, वो भी मेरे लिए गज़ल का मैटर है। तो बस गज़ल में ही जीते हैं और उसी में आगे जीना है। आजकल सर जो गज़लें कही जा रही हैं उससे संतुष्ट हैं या कुछ मन में टीस उठती है आपके? नहीं नहीं, गज़ल बहुत अच्छी लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे गज़लकार। जो कहते हैं वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती, तो क्या गज़लें भी बदल गई हैं और वो ठीक है बदलाव, या आपको मन में चुभता है? गज़ल में बदलाव है और गज़ल का बदलाव बहुत अच्छा है, सकारात्मक है। ख़ास करके एक जो पहले गज़ल इश्क और मोहब्बत के इर्द गिर्द रहती थी, उससे हमारे और हमसे पहले की पीढ़ी के लोग गज़ल को बाहर लाए, और ये काम सबसे पहले दुष्यंत जी ने किया। और हम जैसे लोग कहिए कि उनके पद चिन्हों पर चलने की कहीं कोशिश किया करते हैं। तो आजकल बहुत अच्छे गज़लकार हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हीं में से जो छोटा मोटा प्रयोग मुझसे बन पड़ता है। सर, नहीं प्रयोग नहीं, आपने 40 साल दिए हैं इस विधा को, तो अब आपकी भी पीएचडी हो गई एक तरीके से। लेकिन सर, जो युवा गज़लकार हैं, कुछ टिप्स अगर आप या कुछ कहना चाहें उन्हें, कोई संदेश आपकी ओर से? खैर मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हम कुछ भी गज़ल जैसी विधा में हाथ आजमाते हैं, नए लोग जो भी हैं, तो उनको लिए ये ज़रूरी है कि वो कम से कम फॉर्मेट को ठीक तरह समझ लें। क्योंकि गज़ल अगर जैसे ही आप उसके किसी फॉर्मेट से अलग हुए, रदीफ़ काफ़िया तो एक मोटी सी चीज़ है, लेकिन आप बहर से अगर खारिज हुए या आपके अरकान में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर वो शेर हट जाता है, वो फिर शेर नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यानी बड़ी कठिन विधा है, लेकिन बड़ी दिलकश विधा है। मन नहीं भरता है सर, हमारा भी मन नहीं भरा है आपसे। ऐसा लग रहा है बातें करते जाएं और आपके शेर और गज़लें सुनते जाएं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ लास्ट आपकी ओर से। नशा इस रूह का बढ़कर निगाहों तक चला आए, नशा इस रूह का बढ़कर निगाहों तक चला आए, तसव्वुर मौत का भी हो तो जीने का मज़ा आए। मोहब्बत हो अगर दिल में तो हस्ती जगमगा उठे, इबादत ज़िंदगी हो गर तो लेने भी खुदा आए। वाह सर, बहुत बढ़िया। कुछ दो तीन शेर और ये हैं कि इस कदर टूटे मरासिम वक्त तन्हा रह गया, इस कदर टूटे मरासिम वक्त तन्हा रह गया, मुस्कुराहट जा चुकी है
ज़ख्म गहरा रह गया। इस कदर टूटे मरासिम, वक्त तन्हा रह गया। मुस्कुराहट जा चुकी है, ज़ख्म गहरा रह गया। पिस गया इंसान आखिर मज़हबों के दरमियाँ। पिस गया इंसान आखिर मज़हबों के दरमियाँ। पंख गुंबद पर सुखाता एक परिंदा रह गया। पिस गया इंसान आखिर मज़हबों के दरमियाँ। पंख गुंबद पर सुखाता एक परिंदा रह गया। वो जा चुका बेटा बड़ा होकर कहीं परदेस को। जा चुका बेटा बड़ा होकर कहीं परदेस को। झूलता बाहों में मेरी एक खिलौना रह गया। वाह सर, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, हमारे साथ कमलेश श्रीवास्तव जी थे, जिनसे हमने ढेर सारी गज़लें सुनी और बिल्कुल दिल नहीं भरा है और ऐसा लग रहा है वंस मोर इनके लिए कहा जाए, लेकिन समय की सीमा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज हमारे इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई है। चार चांद लग गए आज आपके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर, हमें आप बेहद खुशी हुई। एक शानदार शख्सियत हैं और आपको मैंने कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से आपको टीवी पर देखा था। यू आर ए वंडरफुल पर्सन। तो सर, हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही लिखते रहिए, यूं ही श्रोताओं के दिल की प्यास बुझाते रहिए। आपकी गज़लें की 3 नहीं 30 किताबें प्रकाशित हों, ऐसी हमारी कामना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आज शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कहीं भी हो वो मेरे पास आकर मुस्कुराते हैं। मेरी आँखों में अश्कों के समंदर मुस्कुराते हैं। वाह, क्या बात, क्या बात। वो मुझसे बात करते हैं, कई हैं बेज़ुबां ऐसे मैं जिनको चूम लेता हूँ। वो पत्थर मुस्कुराते हैं, मैं जब तल्लीन होता हूँ खुदा बाहों में भर लेता। तसव्वुर में मेरे हर रोज़ शंकर मुस्कुराते हैं।